नमस्कार। नमस्कार पश्चिम सर। बंगाल में झंडे गाड़ने के बाद ममता दी का एक नया सफर शुरू होने जा रहा है। नया इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ममता जी जिस शिद्दत के साथ चुनाव लड़ती हैं, वो शिद्दत पिछले 25 साल अकेले संघर्ष करने के बाद पहली बार देखने में नजर आ रहा है। और इसकी वजह क्या है, ये तो रणनीति को हम जानने की कोशिश करेंगे। प्रवक्ता मानव जायसवाल जी हमारे साथ है। बहुत बहुत मानव जी आपका, आपने नवोदय टाइम्स पंजाब के साथ में ममता दी ने जब अकेले पार्टी करती रही हैं और उसके बाद में अब अचानक एक बड़े स्तर पर, ठीक है गोवा छोटा राज्य है, 40 सीटें हैं, या त्रिपुरा भी कोई बहुत बड़ा राज्य नहीं, वो भी छोटा ही राज्य है। तो क्या सोचा है कि पहले खिचड़ी के चारों तरफ जो छोटे छोटे किले हैं उनको फतेह करने का सिलसिला शुरू किया जाए और फिर बाद में। तो पहले तो सभी को मेरा नमस्कार है आपके माध्यम से पूरे देश को। और सर, जिस तरीके से आपने शुरुआत करी सर, संघर्ष वाली जीवन है दीदी की, संघर्षपूर्ण जीवन रहा है उनका। आपको पता है जब वो कांग्रेस में थी और जिस तरीके से वामपंथियों ने उनके शरीर के हर एक हड्डियों को तोड़ दिया था, एक महिला होते हुए उन्होंने जुझारू रूप से और सबसे सात प्रखर रूप से उन्होंने चुनौती दी वामपंथी सरकार को। और जब उनको पता था कि जो कांग्रेस, जो धुंधलाई हुई कांग्रेस थी, वो नरसिम्हा राव जी की कांग्रेस थी, वो उनके बाद वाले बहुत सारे नेतागणों की कांग्रेस थी और वो अपने आप में ही चिरमराई हुई थी। उनको देश के लिए कार्य नहीं करना था और कुछ नेतागण को अपने लिए करना था। और दीदी को पता चला कि नहीं, ये बंगाल की उन्नति के लिए सबसे खतरनाक रूप है। तो उन्होंने बहुत ही दिल पे पत्थर रखते हुए और अपने हिम्मत पे उन्होंने एक नई पार्टी बनाई, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, जिसका जन्म फर्स्ट 1 जनवरी 1998 को हुआ। आज लगभग 23 वर्ष हो गए हैं और इन 23 वर्षों में जिस तरीके से ईश्वर की असीम कृपा दीदी के ऊपर रही है और दीदी के मेहनत ने जो रंग लाया है, और आज आपको पता है जिस तरीके से बंगाल हर तरीके से गिरफ्तारी में है, ये उसी का स्वरूप है। और उसके बाद दीदी ने बहुत प्रयास किया और एक समय आया जब हमने वामपंथी सरकार को उखाड़ फेंका। आपको पता है जब हमारी पहली सरकार बनी तो लगभग हमने 185 सीटें लेके सरकार बनाई और उसके बाद हम आज आए हैं 2021, तीसरी बार हमारी सरकार बनी। और पूरे देश ने देखा है कि जिस तरीके से बीजेपी की घृणात्मक राजनीति, बीजेपी की ईडी सीबीआई वाली राजनीति जो है, और जिस तरीके से पूरा कैबिनेट बंगाल में आके चिपक गया था कि भैया बंगाल को जीतना है, बंगाल को हड़पना है, वो बंगाल को सेवा करना नहीं चाहते थे, यही वो मार खा गए। क्योंकि दीदी जो हमारी है, मैंने आपको बताया था सर बहुत पहले कि जितना शायद गांधी जी के बाद पूरे हिंदुस्तान में, हमारे बापू के बाद जिन्होंने सबसे ज्यादा पद यात्रा करी है, वो एक ही नेत्री हैं, सुश्री ममता बनर्जी। और जिस तरीके से उनका जो संघर्ष रहा है वो जमीनी संघर्ष है सर। वो घर घर पहुंचती हैं, चाहे वो कन्याश्री हो, जब उनको पता चला महिलाएं की जो बच्चे यहाँ होती हैं उनको जल्दी विवाह कर दिया जाता है कि परिवार में पैसों की तंगी रहती है, तो उन्होंने कन्याश्री लाए। जब उनको पता चला बच्चियां स्कूल नहीं जाती हैं, क्यों? क्योंकि उनको आने जाने में ले जाने के लिए उनके जो परिवार वाले जो प्रियजन है वो खेती में काम करते हैं तो समय नहीं दे पाते, तो उन्होंने साइकिल का इस्तेमाल करने की कोशिश करी, जो ग्रामीण इलाके में स्वरूप साथी बोल के बहुत चला। फिर उन्होंने क्या किया कि भाई बच्चों को कपड़े नहीं थे स्कूल जाने के लिए, हमारे बच्चे जाते थे खाली पैर जाते थे, कपड़े नहीं होते थे, फटे फुराने कपड़े पहन के जाते थे। तो उन्हें बोला नहीं, बच्चों को हमारे कपड़े मिलने चाहिए, उनको अच्छे जूते मिलने चाहिए। जो बड़े बड़े अंग्रेजी स्कूल में जिस तरीके से नॉटी बॉय शूज चलता था बाटा का, तो दीदी ने बाटा के शूज अप्लाई किए और वही हुआ। और उसके बाद क्या था सर, वो तो बस इतिहास है। फिर उन्होंने बहुत सारे प्रकल्प लाए जो आज के डेट में हमारे यूनाइटेड नेशन में भी प्रसिद्ध हैं, पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। जिस तरीके से उन्होंने महिलाओं का सशक्तिकरण किया, महिलाओं को समृद्ध बनाने का जो लक्ष्य उन्होंने तय किया, यही वो कारण है कि वो तीसरी बार नहीं, अनंत काल तक जब तक दीदी रहेंगी तब तक वही इस प्रांत का नेतृत्व करेंगे। और इसी कारणवश जब उन्होंने देखा कि भाई एक जो घृणात्मक सरकार है जो दिल्ली की, और जिस तरीके से घृणा फैला रही है पूरे देश में, सांप्रदायिक शक्तियों का जो अलग तरीके से सशक्तिकरण वो करना चाहती है और देश को तोड़ने में वो लगी है, तब उनको लगा नहीं, हमको पहले अपने बंगाल को बचाना होगा। जब उन्होंने बंगाल के बाहर कदम रखने की कोशिश करी और जिस तरीके से घृणात्मक राजनीति इनकी चली, तब उनको लगा कि हमारे बंगाल की अस्मिता को भी वो खंडित कर देंगे। तो मुझे अपने बंगाल को पहले एक माँ की तरह सजोना होगा, एक दीदी बहन की तरह लोगों के साथ परस्पर खड़ा होना होगा। एक रक्षाबंधन सिर्फ भाई का ही दायित्व तो नहीं रहता है, एक बहन का भी दायित्व रहता है अपने भाई की सुरक्षा के लिए। तो उन्होंने वो दायित्व भी निभाया। और फिर जब बंगाल 2021 में जो हम जीते हैं और जिस तरीके से ये घृणात्मक और क्या बोलते हैं उसको, दानव
प्रवृत्ति की जो सरकार रही है बीजेपी वाली, जो हर तरीके के चक्रव्यूह रचना चाहती थी, जब हमने चक्रव्यूह को तोड़ा, अब हमने अपनी शक्ति को संभाला और जो SWOT एनालिसिस जिसको बोलते हैं सर, स्ट्रेंथ, वीकनेस एंड एनालिसिस एंड थ्रेट, जो इंटरनल SWOT हमने करा, हमने अपने आप को मजबूत किया। अब समय आया कि भाई हमारी शक्ति अनुसार हम उस प्रांत में पहुंचेंगे जहां बीजेपी से हमारी सीधी सीधी लड़ाई होगी। तो पहली सरकार कहाँ है बीजेपी की? त्रिपुरा में है। और वहाँ हमारा सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि हमारा जो भाषा है, हमारे जो नेतागण हैं, उनकी जो भाषाएं हैं वो सबसे प्रिय है, वो एक ही भाषा में बात करते हैं, तो उसमें हमने अपने आप को पहले कनेक्ट पाया। दूसरी बात, जो हमारी जो सोच है, जो हमारी सेक्युलर सोच है, जो हमारी सबको और महिलाओं को सशक्तिकरण करना, महिलाओं को आगे लेके चलने वाली जो सोच है, वो कोस्टल गोवा में हमको मिला। कोस्टल गोवा में जो उनकी सोच है वो एकदम बिल्कुल बंगाल की तरह है। वहाँ महिलाएं काफी समृद्ध रहती हैं, काफी उनकी व्यवस्थाएं अलग है, वो हमेशा खुशी रहती हैं और वो डिसीजन मेकर्स होती है। तो दीदी ने देखा ये भी एक प्रांत है जो बीजेपी की है और बीजेपी उसको खंडित कर रही है, तो चलो हमको बीजेपी से लड़ना है, तो वहां पहुंच गए। ये रहा गोवा और त्रिपुरा। और जहां तक बात है सर पूरे देश की, हम लोग पहले करना चाहते हैं क्या? पहले सर ये जो छोटी छोटी राज्य है, जिसको आप छोटी मानते होंगे, लेकिन हमारे लिए ये बहुत बड़े राज्य है। हम बंगाल से बाहर निकल रहे हैं, हमारे देश का हर वो कण हमारे लिए बहुत बड़ा है जहां हम पहुंच रहे हैं, क्योंकि हमको उसमें आस्था है, हमको हमारे देश में आस्था है, तो हम वहां पहुंचे। तो त्रिपुरा और गोवा में हम ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे थे पहले से भी, अब हम लोग प्रखर रूप से आ रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट में भी हम जा रहे हैं, और ये सब भाषाओं के साथ हमारा काफी संबंध रहा है। और एक सोच, गोवा की जो सोच है, महिलाओं के प्रति उनका जो सम्मान है, उसी के लिए हम गोवा पहुंच गए। और इन मीडिया बहुत सारी ऐसी जर्नी है, जो फ्लाइट हमारी जाती है, तो बहुत सारे प्रांतों को हम क्रॉस करके जाते हैं, तो हम वहां भी हैं। क्या ये सचमुच इतना बड़ा सच है कि गांधी जी के बाद किसी एक नेत्री ने रथ यात्रा की राजनीति नहीं की है? आपका क्या कहना है? सर ये मैंने आपको पहले भी बताया है सर, मुझे नहीं पूरे विश्व को इसका ज्ञात हो जाएगा। और अगर वो एनालिसिस निकालेंगे, क्योंकि देखिए जब दीदी काम करती है तो वो ट्रैकर नहीं रखती, उनको मीडिया मैनेजमेंट में मैं बोलता हूँ अभी भी दीदी उस तरीके से प्रखर नहीं है जिस तरीके से हमारी बाकी जो अपोजिशन पार्टियां हैं, हमारे लिए जो अपोजिशन है। तो ये मीडिया ट्रैकर की बात अलग है, लेकिन अगर फुट ट्रैकर की बात आप करें, पद यात्रा की अगर बात करें, तो निश्चित रूप से महात्मा गांधी के बाद एक ही नेत्री है जिन्होंने सबसे ज्यादा पद यात्रा करी है और पॉलिटिकल पद यात्रा भी करी है। मैं पॉलिटिकल पद यात्रा इसलिए बोलता हूँ कि संघर्ष की जो लड़ाई है वो पॉलिटिक्स से या एडमिनिस्ट्रेशन से होती है, तो उसके थ्रू जो दीदी ने जो किया है ये प्रमाणित है, ये सिद्ध है, और कोई रथ यात्रा पद यात्रा से बड़ी नहीं हो सकती। मुझे पता है जब हम लोग रामायण देखते हैं तो प्रभु राम जब वनवास जा रहे थे और जब उन्होंने पूरे विश्व का कल्याण किया, रावण संहार किया, तो उन्होंने पद में ही किया। उनको लास्ट में, अंतिम में उनको रथ उनके मित्र ने उनको दिया कि नहीं प्रभु आपको रथ से लड़ना होगा इनसे, क्योंकि अगर आपको लड़नी है तो रथ में तो आपको बैठना होगा। तब उन्होंने आखिर में शायद रथ किया था। लेकिन सर सबसे बड़ी बात है कि दीदी पद यात्रा कर रही है और ये पद यात्रा ही है। और मुझे निश्चित रूप से अभी 28 तारीख को दीदी पहुंचेंगी गोवा, और मुझे विश्वास है, मेरी उनसे बात नहीं हुई इसके बारे में, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि वहां भी आपको पद यात्रा मिलेगी। हम रथ नहीं, हम पद में बिलीव करते, पद चल के ही हम देश का कल्याण में अपना योगदान देना चाहते हैं। एक बात की है कि त्रिपुरा और गोवा जहां अब दीदी पूरे तरीके से पूरे ज्यादा कारण उसका यह है कि महिला शक्ति वहां प्रभावी है। कोस्टल गोवा से लेकर के त्रिपुरा तक में वहां मात्रात्मक सत्ता ज्यादा काम करती है और महिलाओं को आकर्षित करने के वहां पे भी ये बातें हुई थी, नई योजना नहीं थी, लेकिन दीदी का कनेक्ट जितना रहा है वो शायद किसी राजनेता का नहीं रहा है। तो आपका और क्या कारण मानते हैं आप कि त्रिपुरा और गोवा में जाने? सर सबसे पहले बात तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से हमने अपने प्रकल्पों को जमीनी स्तर पे उतार पाए हैं, क्योंकि हमारा नेतृत्व ऐसा था कि हम जमीनी स्तर पे पहुंच रहे थे। दूसरी बात यहाँ है सर, जो त्रिपुरा और गोवा की बात है, सर दीदी ने ममत्व का निर्वाह किया है पूरे प्रांत में। और जहां तक गोवा और त्रिपुरा की बात है, यहाँ पे हमारा जो कनेक्ट है, हम सिर्फ महिलाओं को कनेक्ट नहीं करना चाहते, इसी द्वारा हम पूरे देश को, देश की महिलाओं को जागरूक करना चाहते हैं, उनको वो ऊर्जा देना चाहते हैं। अगर महिलाएं कर सकती हैं, अगर बंगाल की महिलाएं कर सकती हैं, और फिर परस्पर गोवा और त्रिपुरा की महिलाएं भी करेंगी, तो आप क्यों पीछे रहेंगे? जिस तरीके से यूपी में, बिहार में महिलाएं की वोट मात्रा बहुत कम है, हम चाहते हैं कि वो जाके वोट दें और अपने आप को बताएं कि देखिए आपका भी बात रखा जाएगा, आपका भी उतना ही महत्व है जितना एक पुरुष का है। क्योंकि पुरुष प्रमुख प्रांत जितने भी हैं, वहां देखा गया है कि महिलाओं का वोट कौन बहुत कम रहता है। अब यूपी ले लीजिए,
बिहार ले लीजिए, आप मध्य प्रदेश ले लीजिए, राजस्थान ले लीजिए, गुजरात ले लीजिए। ये कुछ एक प्रांत है जहाँ पे देखा गया हिस्टोरिकली कि महिलाओं का वोट बैंक बहुत कम है, लेकिन जहाँ-जहाँ महिलाएं सुरक्षित हैं, जहाँ-जहाँ महिलाओं को सम्मान मिलता है, उन प्रांतों का देख लीजिए। हम बहुत ज्यादा है, जैसे बंगाल हो जाए, चाहे महाराष्ट्र हो जाए, चाहे यूपी, चाहे सॉरी गोवा हो जाए, त्रिपुरा हो जाए, टोटल नॉर्थ ईस्ट हो जाए, फिर आप नीचे तमिलनाडु में चले जाइए, कर्नाटका में चले जाइए, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, ये बहुत सारे ऐसे प्रांत हैं जहाँ महिलाएं प्रखर रूप से वोट देती हैं। लेकिन वहीं आप चले आइए, उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा राज्य है हमारे देश का, वहाँ महिलाओं का वोट परसेंटेज कम है, बिहार का वोट परसेंटेज कम है, मध्य प्रदेश का कम है, राजस्थान का कम है। तो सर ये जो दो राज्य हमारे साथ जुड़ेंगे और जब ये हम जीत के आएंगे और जब हम देश को अवगत कराएंगे कि महिलाओं ने पूरा योगदान दिया है दीदी बनाने में और दीदी की पदयात्रा को दिल्ली तक पहुंचा है, तब देश जागरूक हो। हम देश को जागरूक करना चाहते हैं, हम महिलाओं को जागरूक करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि हम साम्प्रदायिक की लड़ाई नहीं करना चाहते, हम सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, हम सबको साथ लेके चलने की बात करते हैं, सब में हमारा समन्वय हो, सर्वधर्म समभाव हमारा एक मंत्र है। हम चाहते हैं और हम उस रास्ते पे चल रहे हैं और हमको किसी तरीके से कोई इसमें चिंतन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमने मंथन करके ये पद तो बढ़ा दिया है। और दीदी ने जिस तरीके से कार्य का निर्वाह करते हुए जब ये पहुंची है गोवा और त्रिपुरा, छिनमिराई हुई है बीजेपी भाजपा सरकार, डरी हुई है मोदी शासन। वो तो नहीं चाहते कि हमारा गठबंधन यूपी में किसी के साथ भी हो, वो तो नहीं चाहते कि बिहार में भी हमारा गठबंधन हो, वो तो नहीं चाहते कि हम राजस्थान में गुजरात भी पहुंचे। ठीक है, वो नहीं चाहते, उनकी चाहत तो देश नहीं चलेगा, हम काम कर रहे हैं, हम करेंगे। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि वहाँ त्रिपुरा या गोवा दोनों जगह मुद्दे क्या होंगे पार्टी? सबसे बड़ा मुद्दा हमारा होगा सर वहाँ पे रोजगार, बेरोजगारी जिस तरीके से चली हुई है, भ्रमित राजनीति जो बीजेपी कर रही है उसके खिलाफ हम सच्चाई की राजनीति लाना चाहते हैं, महिलाओं का सम्मान हम करवाना चाहते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और बेटी की सुरक्षा में हम प्राथमिकता देना चाहते हैं। गोवा को अगर आप ले लीजिए, गोवा की जो धरोहर है, उनकी जो धरोहर रही है, उनकी प्रकृति को हम सजोना चाहते हैं। हम व्यवसाय नहीं, हम सशक्तिकरण करना चाहते हैं मानवता का, हम सशक्तिकरण करना चाहते हैं कि वहाँ पर्यावरण अच्छे से रहे, लोग वहाँ जाए खुश मिजाज रहे। हर जगह सर पर्यावरण को खंडित करते हुए इंडस्ट्रियलाइजेशन की जरूरत नहीं होती। कुछ एक जगहें हैं हमारे देश में, क्योंकि हमारा देश बहुत ही सुंदर देश है, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, गोवा से लेके मेघालय तक, हमें कुछ एक प्रांत है, कुछ एक प्रांत और कुछ एक जगहें हैं जहाँ की प्रकृति को हमको सजो के रखना है। हम उसके ऊपर चिंतन कर रहे हैं, वहाँ की अस्मिता के ऊपर हम चिंतन कर रहे हैं और हम वही चीज गोवा और त्रिपुरा में परस्पर वही कर रहे हैं और हम लोगों को जागरूक करना चाहते हैं। एक चीज और बताइए, वो बहुत महत्वपूर्ण है अपने आप में, क्या दीदी अब एकला चलो की राजनीति करना चाहती है? क्योंकि तय है कि जब आप त्रिपुरा जा रहे हैं, गोवा जा रहे हैं, तो कांग्रेस को तो आपने किनारे कर दिया। पहले तो आपने पश्चिम बंगाल में कांग्रेस की, लग रहा है कि वो भी अब एकला चलो की नीति में चलना चाहती है, क्योंकि उसका सर देखिए सर, हम तो बीजेपी से लड़ रहे हैं, हम कांग्रेस से नहीं लड़ रहे हैं। कांग्रेस अपनी लड़ाई खुद करे। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी रही हुई है इस देश की, काफी सालों तक उन्होंने राज्य किया है, पूरे देश पे राज्य किया है, हर प्रांत पे उनकी सरकार रही हुई है। अभी क्या कारण है कि वो पिछड़ रहे हैं, ये तो उनको चिंतन करना होगा, उनको अपने समुद्र मंथन में जाना होगा। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस का जो अभी स्वरूप दिख रहा है वो हमसे शायद सीख रहे हैं कि सर हम भी एक पुराने कांग्रेसी रहे हुए हैं, तो जो भी सीख रहा है अगर अच्छी चीज सीख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन सर एकला चलो रे मंत्र तो सर बंगाल का ही है। हमारे ठाकुर साहब ने ये मंत्र दिया था, एकला चलो, जब कोई तुम्हारे साथ ना दे तुम अकेले चलो। तो सर हम अकेले चल रहे हैं सर, और हम अकेले चल रहे हैं देश को जीतने के लिए नहीं, हम देश सेवा में अकेले चल रहे हैं। हम देश के प्रति समर्पित हैं और हम देश को एक रखना चाहते हैं, हम देश के वासियों को प्रेम देना चाहते हैं। हम ऋणात्मक राजनीति के खिलाफ हैं, हम उस सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ हैं और हम उस मोदी शासन के खिलाफ हैं जो पूरे देश को तोड़ने में और देश को बिखेरने में लगे हैं। ना ही वो हेल्थ में ख्याल रख सकते हैं, ना ही वो इकोनॉमी में ध्यान दे पा रहे हैं, ना ही वो प्रांतों की जो फेडरलिज्म है उसके ऊपर उनको संचय है। उनको सिर्फ सरकार बनानी है और किसी तरीके से भी सरकार बनानी है, तो वो कर रहे हैं। और हम चाह रहे हैं कि लोगों से सेवा बने रहे, सेवा भाव से दीदी भाई कर रही है सर, और दीदी ने जितना किया है सर लोगों के लिए, लोगों के साथ खड़े होके, ये उसी का नतीजा है। क्या बीजेपी घबराई हुई है? वो घबराई हुई, हमारे पोस्टर फाड़े जा रहे हैं गोवा में, आप देख रहे हैं, पूरा देश देख रहा है। ठीक है, वो पोस्टर फाड़ेंगे, मन से हमको कहाँ निकालना है। चलिए हम उम्मीद
मादा है वो निश्चित रूप से बहुत कम लोगों में है, बहुत कम पार्टियों में है। बहुत-बहुत आपको शुभकामनाएँ देते हैं। लेकिन ये ध्यान तो रखना ही होगा कि विपक्ष इस समय छितर रहा है। ये मेरी एक थोड़ी-सी टिप्पणी है। बहुत-बहुत आभार आपका टाइम पंजाब केसरी से बातचीत करने के लिए आपको। नमस्कार, ठीक है, नमस्कार। थैंक यू।